गरीब बेटी का ऊपर ससुराल नीचे मायका। ओहो गायत्री, अभी तक तुमने लड्डू नहीं बनाए? जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, शादी आज ही है। जी मालकिन, बस लड्डू बनने ही वाले हैं। गायत्री बहुत ही गरीब थी, इसलिए वह राजरानी के घर में झाड़ू बर्तन करती थी। आज राजरानी की इकलौती बेटी तारा की शादी थी। शादी की सारी जिम्मेदारियां राजरानी ने गायत्री को दी हुई थी। मालकिन, सारा काम हो गया है, मैंने लड्डू भी बना दिए हैं और मेहमानों को दिए जाने वाले गिफ्ट भी तैयार कर दिए हैं। गायत्री, उसे गिफ्ट नहीं गिफ्ट्स कहते हैं। मेहरबानी करके तुम अपनी गंवार लैंग्वेज लड़के वालों के सामने मत यूज करना। तारा के ससुराल वाले हाई क्लास लोग हैं, इसलिए प्लीज हमारा स्टैंडर्ड मत गिराना। अब जाओ, जाकर देखो तारा तैयार हुई कि नहीं। जी मालकिन। गायत्री अपने आंसू पोंछकर तारा के कमरे में आती है, जहां दो महंगी पार्लर वाली तारा का मेकअप कर रही होती हैं। गायत्री आंटी, जल्दी से बताइए, इस शादी के जोड़े में मैं कैसी लग रही हूँ? बीबी जी, आप तो हैं ही इतनी सुंदर, और दुल्हन बनकर तो आप एकदम परी लग रही हैं। ऐसा कहते हुए गायत्री सोच में डूब जाती है। अरे गायत्री आंटी, कहाँ खो गई आप? मैं जानती हूँ आप अपनी बेटी आरती की शादी के बारे में सोच रही हैं ना। देखना, जब आरती की शादी होगी ना, तो वो भी इतनी ही सुंदर लगेगी। तारा की शादी बड़े ही धूमधाम से एक महंगे से बैंक्वेट हॉल में हो जाती है और गायत्री अपने घर लौट आती है, जहां उसकी गरीब बेटी आरती चूल्हे पर खाना बना रही होती है। माँ, आप आ गई। मैं और पिताजी कब से आपका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। पता है जी, आज मालकिन की बेटी की शादी हो गई। पता नहीं हमारी आरती की शादी कब होगी। अरे भाग्यवान, पंडित जी से बात हुई थी, मगर गरीबी के कारण कहीं बात नहीं बन पा रही है, वरना कौन सा माँ बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी का घर बस जाए। गिरधर और गायत्री आरती की शादी के लिए बहुत कोशिश करते हैं, मगर आज के जमाने में एक गरीब की बेटी की शादी होना कहाँ आसान होता है। गिरधर रोजी रोटी कमाने के लिए दिन भर कड़ी धूप में सड़कों पर रिक्शा चलाता, और वहीं गायत्री 2 पैसे कमाने के लिए राजरानी की जली कटी बातें सुनकर भी काम करती। एक दिन आरती मंदिर में पूजा करने जाती है, जहां उसकी मुलाकात शुभ से होती है। पहली ही नजर में शुभ को आरती से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वह अपनी माँ कामिनी से अपने और आरती की शादी की बात करता है, और कामिनी शगुन लेकर आरती के घर आती है। जी नमस्ते, मेरा नाम कामिनी है, ये मेरा बेटा शुभ है। गिरधर का छोटा सा गरीब घर देखकर कामिनी अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही होती है। वहीं गिरधर और गायत्री अपनी हैसियत से बढ़कर कामिनी और उसके परिवार का स्वागत करते हैं। देखिए भाई साहब, यूं तो मेरे बेटे के लिए लाखों लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं, वो भी करोड़पति घर से, मगर मेरा शुभ आपकी बेटी आरती को पसंद करता है, इसलिए हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये सुनकर गिरधर और गायत्री की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं, और वो हाथ जोड़कर कहते हैं, कामिनी जी, ये तो मेरी बेटी की खुशकिस्मती है जो वो इतने बड़े खानदान की बहू बनने जा रही है। गरीब माँ बाप हर हाल में अपनी बेटी की खुशियां चाहते हैं। दोनों परिवार की आपसी सहमति से शादी पक्की हो जाती है, और शुभ और आरती की शादी का दिन आ जाता है। उस दिन बहुत ही जोरों से बारिश होती है, जिस कारण गिरधर के घर की छत जगह जगह से टपकने लगती है। बेचारा गिरधर बारिश में जैसे तैसे फूस और बांस से मंडप बनाता है, और कामिनी अपने बेटे की बारात लेकर आती है, जहां लावण्या कहती है, ओह गॉड मम्मी, ये आरती भाभी के मायके वालों ने कैसा गरीबों वाला जुगाड़ू मंडप बनाया है। सच कहूं तो इतनी सस्ती शादी मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। अरे बस थोड़ी देर की बात है, एक बार शादी हो जाए, फिर हमें बहू के इन गरीब मायके वालों से क्या लेना देना। थोड़ी देर में शादी हो जाती है, मगर विदाई के वक्त गिरधर का घर ढह जाता है। ऐसे में उनके सर से छत भी छिन जाती है। माँ, पिताजी, अब आप दोनों कहाँ रहेंगे? जब तक आप दोनों के रहने का कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो जाता, आप दोनों मेरे साथ मेरे ससुराल चलिए। नहीं नहीं बिटिया, वो तेरा ससुराल है, हम वहाँ कैसे रह सकते हैं। बाबूजी, हम भी तो आपके अपने हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। शुभ के कहने पर आरती के मायके वाले उसके ससुराल आ जाते हैं, जहां कामिनी अपनी गरीब बहू के मायके वालों को घर का गंदा पड़ा ग्राउंड फ्लोर रहने के लिए देती है, और खुद अपने परिवार के साथ हाई फाई ऊपर वाले फ्लोर को ले लेती है।
समधन जी, समधी जी, आप दोनों यहीं रहेंगे। यहाँ रहने में आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? सासू माँ, कम से कम ये जगह देवरानी जी के मायके वालों के मिट्टी के टूटे फूटे घर से तो लाख गुना ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं। अरे नहीं बहू, अब क्या तुम्हें अलग से न्योता देना पड़ेगा? तुम भी चलो, तुम्हारा ससुराल ऊपर है, नीचे नहीं। जी माँ जी। आरती अपने ससुराल वालों के साथ ऊपर चली जाती है, जहाँ सभी के कमरे बहुत ही आलीशान तरीके से बने होते हैं और सभी कमरों में इम्पोर्टेड एसी भी होता है। वहीं नीचे का हिस्सा एकदम पुराना होता है, यहाँ तक कि वहाँ एक बेड भी नहीं होता, जिससे गरीब बहू के बेचारे माँ बाप को जमीन पर सोना पड़ता है। अगली सुबह आरती उठकर कहती है, पता नहीं कल रात माँ पिताजी नीचे कैसे सोए होंगे, एक बार उन्हें देखकर आ जाती हूँ। आरती जैसे ही नीचे आती है तो उसके गरीब माँ बाप गर्मी और पसीने में जमीन पर सो रहे होते हैं। माँ, पिताजी, आप दोनों यहाँ क्यों सोए हुए हैं और ये पंखा क्यों बंद है? बेटिया, वो रात को अचानक से पंखा चलते चलते रुक गया था, मगर तू चिंता मत कर, हम अच्छे से सोए थे। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैं शुभ से कहकर नया पंखा लगवा दूंगी। इतने में आरती की सास उसे आवाज लगाती है, आरती बहू, आरती बहू, कहाँ हो तुम? माँ जी मुझे बुला रही हैं, मैं जाती हूँ। आरती को नीचे से ऊपर आता देखकर उसकी ननद लावण्या देख लेती है और अपनी माँ से एक की दो लगाती है। मम्मी, तुम भाभी को ऊपर ढूंढ रही हो, मगर मैडम तो अपने मायके वालों से मिलकर आ रही हैं। आरती बहू, शादी के बाद ससुराल में आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम सुबह होते ही अपने मायके चली गई। हमने तुम्हारे गरीब मायके वालों को अपने घर में जगह दी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जब मन करे तुम मुंह उठाकर उनसे मिलने चली जाओ। कामिनी अपनी बहू के गरीब होने के कारण उसके मायके वालों को अपने घर में रहने का एहसान गिनाती है। थोड़ी देर में आरती अपने ससुराल वालों के लिए पहली रसोई में खाना बनाती है। अरे आरती बहू, तुम्हारे हाथों के स्वाद का तो जवाब नहीं। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है भाई, और खीर तो बहुत अच्छी है। माँ बाबूजी को भी खीर कितनी ज्यादा पसंद है, थोड़ी सी खीर उन्हें भी दे आती हूँ। ससुराल वालों के खाने के बाद आरती अपने माता पिता के लिए खीर लेकर नीचे जाती है। तभी उसकी जेठानी पायल उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। माँ, पिताजी, आज मैंने अपने ससुराल की पहली रसोई में खीर बनाई थी, इसलिए थोड़ा सा आपके लिए भी लाई हूँ, खाइए ना। हाँ हाँ आंटी जी, अंकल जी, खीर खाइए। यही ऐश तो आपको आपके गरीब घर में नहीं मिल रहा था, जो अपनी बेटी के साथ साथ आप भी उसके ससुराल चले आए। अमीर घमंडी पायल आरती के मायके वालों की बहुत बेइज्जती करती है। वहीं अक्सर कामिनी गिरधर से ही हॉल बाजार के काम कराती और जिस दिन जोर से बारिश होती तो उस दिन घर के नीचे हिस्से में फर्श के टूटे फूटे हिस्से से पानी भरने लगता, जिस कारण गायत्री और गिरधर को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती, जिसे देखकर एक दिन आरती कहती है, माँ जी, घर के निचले हिस्से में बारिश का पानी भर गया है, क्या कुछ दिनों के लिए माँ पिताजी हमारे साथ ऊपर रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये क्या कम है कि तेरे गरीब माँ बाप को हमने अपने घर में रखा, जब से आए हैं मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। अब बस जाकर कह दे अपने गरीब मायके वालों को अपना कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ ले। आखिर इतनी महंगाई में कब तक हम तेरे गरीब मायके वालों का बोझ उठाते रहेंगे। इतने में गिरधर कामिनी के जख्मी पति रंजीत को लेकर ऊपर आता है। माफ कीजिएगा समधन जी, मैं बिना बताए ऊपर आ गया। मैं बाजार से सामान लेकर आ रहा था तो समधी जी सड़क किनारे बेहोश पड़े थे। अजी, आप ठीक तो हैं? अरे कामिनी जी, मैं ठीक हूँ। गनीमत थी कि समधी जी वहां आ गई। बारिश के कारण सड़कें भर गई थी, तभी एक गाड़ी वाला मुझे मार कर चला गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। ये सब कुछ सुनकर कामिनी को अपने किए का पछतावा होता है और वो हाथ जोड़कर कहती है, आरती बहू, समधी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बेइज्जती करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा, मगर आज अगर आप नहीं होते तो जाने क्या होता। आखिर में कामिनी घर के नीचे हिस्से की अच्छे से मरम्मत करवाती है और अब एक ही घर के अलग अलग मंजिल में गरीब बहू के मायके और ससुराल वाले एक परिवार की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। अनुपमा और मोहन के 2 बच्चे थे। एक 18 साल का अदिक और 20 की पिंकी थी। पिंकी ने हाल ही में 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अदिक 12वीं में आया था।
पिंकी अधिक को स्कूल लेकर अपने सर्टिफिकेट लेने गई थी। तभी वहां उनकी माँ अनुपमा आ जाती है। अरे अधिक बेटा, पिंकी तुम इस क्लास में हो? मिल गए तुम्हें सर्टिफिकेट? अच्छा हुआ मैं टाइम से जो आ गई। माँ, आपको किसने बोला था यहाँ पर आने के लिए? मना किया था ना आपको। मैं खुद अपना सर्टिफिकेट लेकर आ जाऊंगी। अधिक को किस लिए लाई थी मैं यहाँ पर? माँ, थोड़ी तो हमारी बात मान लिया करो आप। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? पिंकी सर्टिफिकेट ले रही है तो माँ बाप के हस्ताक्षर चाहिए होंगे ना? अरे मैं मैम को कह देती कि आपकी तबीयत खराब है, वो मुझे तब भी दे देती। पता नहीं आपको मेरी बेइज्जती करवाने में क्या मजा आता है। आसपास के सारे बच्चे मुझे यही बोलते हैं कि तेरी मम्मी गंवार हैं, कुछ नहीं आता आपको। जरा खुद को देखिए और बाकी की मम्मियों को देखिए। हम गांव में रहते हैं तब भी उनकी मम्मी इतने अच्छे से बनकर आती हैं और आप वही फटीचर साड़ी में। दीदी इज राइट माँ। और हाँ, हर जगह हमारे पीछे पीछे आना बंद कीजिए। इससे पहले हमारा कोई दोस्त आपको देख ले, चली जाइए यहाँ से। पर बेटा मैं तो, अरे माँ जस्ट गो। अपनी बच्चों की ये बात सुनकर अनुपमा आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। फिर दोपहर में सब एक साथ खाना खाते हैं। बच्चे नाराज थे मुझसे, अब इनका फेवरेट आलू का हलवा दे देती हूँ। मुंह बनाकर अधिक खाना उगल देता है। ओहो माँ, ये आपने क्या बनाया है? छी, ये तोरी की सब्जी कौन खाता है? वही तो, इन्हें कैसे बताएं कि दूसरे बच्चों की मम्मी कितना अच्छा टेस्टी पैनकेक, कॉर्न, चीज, मैक्रोनी, स्नैक्स बनाती है, उन्हें टिफिन में देती है। अरे पिंकी, अधिक बेटा, मैंने इसीलिए तुम्हारे लिए आलू का हलवा भी बनाया। मैं तुम्हें अभी बताने ही वाली थी। हमें नहीं खाना, ये आप ही खा लो। बच्चों, ये सब्जी तुम पहली बार तो खा नहीं रहे हो, तुम्हारी माँ ने पहले भी बनाई है। ऐसे क्यों कर रहे हो? देख रहा हूँ काफी दिनों से तुम अपनी माँ से उखड़े उखड़े रहते हो। तो क्या करें पापा, स्कूल में हमारी बहुत इंसल्ट होती है। जरा इनका पहनावा देखिए। आप तो आते नहीं हो, पर इनके आने से बहुत खिल्ली उड़ती है। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है, हम दोनों पढ़ाई और नौकरी करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। जब तक वो 12th कंप्लीट करेगा, मैं नौकरी करके सब खर्चा उठा लूंगी। हम दोनों आपको पैसे भिजवा देंगे। हाँ दीदी, सही कह रही हैं। यहाँ इस गांव जैसे शहर में हमारा कोई स्कोप नहीं है। हमें बाकी बच्चों की तरह आगे निकलना है। अरे मुझसे क्या गलती हो गई जो तुम अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ से इतनी दूर शहर जा रहे हो? हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। देखा, मुझे पता था माँ, आप हमारे भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगी, इसलिए हमें खुद के लिए सोचना पड़ रहा है। बस बहुत हो गया। ये मत भूलो अनुपमा तुम्हारी माँ है। बस वो ये कहने की कोशिश कर रही है, वो तुमसे दूर नहीं रह सकती। पापा, अगर आप चाहते हैं कि हम खुश रहें, अपने करियर में आगे बढ़े, तो हम प्लीज हमें जाने दीजिए। ठीक है, चले जाओ, बहुत बड़े हो गए हो तुम दोनों। मोहन जी, हमारे बच्चे खुश हैं, मैं बस यही चाहती हूँ। अगले दिन पिंकी और अधिक अपना सामान बांधकर दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे, तो मोहन चावल के कनस्तर में से जोड़े हुए कुछ पैसे लाकर पिंकी के हाथों में रख देता है और अनुपमा लड्डू का टिफिन देकर कहती है, बच्चों तुम जा रहे हो, मुझे बहुत याद आएगी। मन लगाकर पढ़ाई करना, नौकरी करना और वहां पहुंचकर हमें बता देना, हमारे दिल को तसल्ली हो जाएगी। और ये देखो, तुम्हारे लिए मोतीचूर के लड्डू भी बनाए हैं। हाँ ठीक है ठीक है। ये कहकर दोनों बस में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ देर बाद वो एक रेंट हाउस पहुंचते हैं जिसकी मालकिन श्वेता होती है। ओके, तुम दोनों को रूम चाहिए ना? ये देखो, 5,000 में सब कुछ है। थैंक यू आंटी। अच्छा, तुम दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी है और ये मेरा छोटा भाई अधिक है और मुझे अधिक का 12th में एडमिशन करवाना था। आप जानती हैं अच्छा स्कूल जो नियर बाय हो? डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। पहले फ्रेश वगैरह हो जाओ, मैं सब कुछ बता दूंगी। कुछ देर बाद बच्चों को भूख लगती है। वो कुछ बना नहीं सकते थे, इसीलिए श्वेता उन्हें अपने घर में बुलाकर खाना खिला देती है। दोनों बच्चे पहले दिन से श्वेता में काफी ज्यादा घुल मिल जाते हैं और लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। वो शादीशुदा नहीं थी, अकेली रहती थी और दोनों बच्चों को माँ की तरह प्यार करती थी। कभी कभी खाना बनाकर भी खिलाया करती थी। एक दिन अधिक को स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है तो श्वेता उसके शर्ट के बटन को भी लगा देती है। थैंक यू सो मच आंटी, आपकी वजह से काम इजी हो जाता है। चलो अधिक, जल्दी से अपना बैग ले लो। बाय श्वेता आंटी, दीदी। अधिक अपने स्कूल चला जाता है और पिंकी अपने ऑफिस चली जाती है।
अब अधिक के एग्जाम आ गए थे, जिनकी तैयारी श्वेता उसे करवा देती है। एक शाम पिंकी ऑफिस से आ रही थी कि बीच रास्ते में उसे अनुपमा का कॉल आता है। हेलो बेटा पिंकी, कैसी है तू और अधिक? और ऑफिस से निकल गई और घर कब जाएगी? अरे क्या है, आपको चैन नहीं है क्या? हाँ मैं ऑफिस से निकल गई हूँ, यहाँ तो बख्श दीजिए। पिंकी अनुपमा से बहुत चिढ़ती थी। वहीं घर जाकर श्वेता उसे माथे पर चूमती है। आ गई मेरी पिंकी, देख मैंने तेरे लिए पिज्जा मंगवाया है और अधिक के लिए मैक बर्गर। पता है तुम दोनों का ही वेट कर रही थी। जब तुम दोनों साथ हो तो मुझे अच्छा लगता है। चलो खाना खाते हैं। वाह श्वेता आंटी, मेरा यही खाने का मन कर रहा था। इसके बाद सब बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक का मजा लेते हैं। ब्रश करते समय अगले दिन दोनों भाई बहन बात करते हैं। दीदी, काश श्वेता आंटी हमारी मम्मी होती तो कितना अच्छा होता ना। उन्हें हर चीज की नॉलेज है। ये तूने बिल्कुल ठीक बोला। क्यों ना हम दोनों पापा की इनसे शादी करा दे, फिर ये हमारी मम्मी बन जाएंगी। गांव लेकर चलते हैं। हाँ दीदी, पर अभी बताना मत। फिर दोनों भाई बहन श्वेता को अपना गांव दिखाने के लिए उसे गांव ले जाते हैं, जहां वो अपने घर लाकर पिता से भी मिलवाते हैं। वहीं अनुपमा बाजार गई थी। नमस्ते, हमारी गैर हाजिरी में आपने बच्चों का बहुत ख्याल रखा है। अब बैठिए। जी बिल्कुल, वैसे आपका गांव बहुत अच्छा है। वो तो है आंटी, और मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं। आपको पता है पापा, श्वेता आंटी ने हमारा इतना ख्याल रखा जैसे वो हमारी मम्मी है। पापा आप श्वेता आंटी से शादी कर लीजिए। उन्होंने अभी तक किसी से भी शादी नहीं की है। अधिक भी इन्हें मम्मी बनाने के लिए तैयार है। हाँ पापा, और ये बहुत पढ़ी लिखी हैं। बस करो तुम दोनों। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि मैं तुम्हारी माँ को छोड़कर इनसे शादी करूंगा? तुमने अपनी माँ की सौतन लाने की कोशिश की है। अरे शर्म करो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया जानते भी हो? अरे तुम्हें सीने से लगाकर पाला है। जब मैं कमा रहा था तो घर की पूर्ति नहीं हो रही थी, तुम्हारी स्कूल की फीस नहीं जा रही थी, तुम्हारा इतना कुछ बचपन में खाने का मन करता था तो तुम्हारी माँ ने इतना काम तो किया है। साथ में बाहर भी झाड़ू पोछा करके कमाया, तुम्हारी हर एक ख्वाहिश को पूरा करना चाहा। आज जो तुम इतने पढ़ गए हो ये सब तुम्हारी माँ की देन है, अकेले की नहीं है तुम्हारी। तुमने माँ को अकेले छोड़ दिया, लेकिन मैं अनुपमा को अकेले नहीं छोड़ूंगा। जरा सोचो उसके दिल पर क्या बीतेगी। क्या अधिक? पिंकी तुम्हारी मैंने इतनी हेल्प इसीलिए की क्योंकि तुम दोनों शहर में अकेले थे और तुम मुझे यहाँ इसलिए लेकर आए। मैंने सोचा भी नहीं था। माफ कर दीजिए मोहन जी, मैं नहीं जानती थी कि पिंकी और अधिक ये चाहते हैं कि मैं आपसे शादी करूं। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। मेरे बच्चे ज्यादा ही बड़े हो गए हैं, जो फैसले लेने लग गए हैं। ये सब अनुपमा दरवाजे पर सुनकर लड़खड़ा जाती है, रोने लगती है। ये देख अधिक और पिंकी अपनी माँ को अंदर लाकर बिठाकर पानी पिलाते हैं। आखिर मैंने तुम दोनों की परवरिश करने में कहाँ कमी छोड़ दी थी, जो आज ये दिन देखा। मम्मी मम्मी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको इतना भला बुरा कहा, पर आप तो सच में बहुत अच्छी हैं। सॉरी माँ, हम आपके प्यार को समझ नहीं पाए। दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। माफ कर दो अनुपमा, बच्चे गलती को मान रहे हैं। अजी मैं भला अपने बच्चों से नाराज कैसे रह सकती हूँ। कोई बात नहीं बच्चों, अक्सर गलती हो जाती है, अभी नादान हो तुम। सॉरी माँ, और आई लव यू। इसके बाद दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपट जाते हैं। फिर श्वेता माफी मांगकर चली जाती है और जब भी बच्चों को श्वेता की याद आती थी तो वो उनसे अक्सर मिला करती थी। इस तरह बच्चे अपनी माँ की रिस्पेक्ट करके खुशी खुशी रहने लगते हैं।